मॉडल 4 का पहला प्रश्न है। एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दाई का अंक y है, तो वह संख्या क्या है। तो एक दो अंकों की संख्या है। दो अंकों की संख्या एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे हमने कोई संख्या लिखी 25, संख्या हो गई 25। इसमें इकाई का अंक ये होता है और ये दाई अंक होता है। तो इस संख्या को बनाने के लिए हमारे पास सूत्र होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। दो अंकों की यदि संख्या दी गई है जिसका इकाई अंक और दाई अंक दिया गया हो, इसका सूत्र होता है 10 गुणा दाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुणा दाई अंक किसमें 2 है, 10 गुणा 2 प्लस इकाई अंक 5 है। 10 गुणा 2 20 और 5 25। इस प्रकार ये संख्या बनती है। तो प्रश्न में दिया गया है संख्या का इकाई अंक x और दाई अंक y है। तो दाई अंक तो y हो जाएगा, इकाई अंक x, तो संख्या बन जाती है 10y प्लस x। तो इसमें सही आंसर आएगा 10y प्लस x। सेकंड है, दो संख्या m और n धनात्मक है। इनमें m का मान x की घात 2 y की घात 5 तथा n का मान x की घात 3 y की घात 2 के रूप में लिखा जा सकता है। जहां x व y अभाज्य संख्या है, तब HCF निकालना है। m और n यानी इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। तो HCF निकालने का तरीका क्या है, यदि संख्या x और y के रूप में दी गई तो दोनों में HCF जो इनकी छोटी घात होती है, जैसे इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x की सबसे छोटी घात 2 यानी x की घात 2 और y की घात देखेंगे 5 है, यहाँ पर 2, तो छोटी घात यहाँ पर 2 है, तो y की घात 2। तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। तीसरे प्रश्न में पूछा गया है बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में शून्यकों की संख्या। तो px के लिए ग्राफ में शून्यकों की संख्या किस प्रकार निकालेंगे। यहाँ पर जो ये रेखाखंड दिया हुआ है इसको देखना है कि x अक्ष को ये कितनी जगह से काट रहा है। तो 1 2 3 4 x अक्ष को ये रेखाखंड जो यानी जो वक्राकार रेखाखंड पर वलयाकार दिया गया है ये है 4 जगह से काट रहा है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 4। तीसरे प्रश्न में 3x प्लस 2y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो इसमें देखो, जैसे पहला पॉइंट लेते हैं, पहला मान x का होता है, दूसरा y का। यहाँ x की जगह 1 करेंगे, y की जगह 4 करेंगे। तो x की जगह 1 किया, 3 गुणा 1 3 बन गया ये। y की जगह 4 किया, 4 गुणा 2 8 बन गया। तो 8 प्लस 3 11 फिक्स आ रहा है, इधर भी 11 दिया हुआ है, तो इनका योग भी 11 होगा, यानी इसको संतुष्ट करने वाला समीकरण 1 और 4 होगा। यदि हम जैसे बे ऑप्शन लें, यहाँ x की जगह 2 करें, y की जगह 3 करें, तो इसको हल करने पर फिर 11 नहीं आएगा। जब तक 11 नहीं है, जिसमें 11 आ जाए वही हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि a 18 a b माइनस 3 समांतर श्रेणी में, तो a प्लस b का मान ज्ञात करें। तो इसमें देखो, इसमें पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, इसको यदि हम पहला पद मान लें और इसको मान लें हम चौथा पद, यानी लास्ट पद को एन से लिखा जाता है। तो इसमें पदों की संख्या 4 है। यदि हम 4 पदों का योगफल निकालें तो देखते हैं योगफल कितना आता है। 4 पदों का योगफल n बटे 2 सूत्र होता है योगफल का, a प्लस एन, ये सूत्र लगाएंगे। तो n की जगह 2 हो जाएगा, 4 n की जगह 4 हो जाएगा, बटे में 2। a प्रथम पद 18 प्लस एन का मान -3 है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगी -3। 4 में 2 का भाग 2 बार, 2 गुणा 18 में 3 15, यानी इनका योगफल 30 आ रहा है। इन चारों पदों को जोड़ेंगे तो बराबर में क्या आना चाहिए 30। तो पहला पद 18 प्लस a प्लस b, लास्ट वाला -3 बराबर में होना चाहिए 30। तो यहाँ से a प्लस b का मान निकालना है। a प्लस b इधर 30 है, 18 को इधर लिया माइनस का हो जाएगा, 3 को इधर लिया प्लस का हो जाएगा। 30 में से 18 के 12 और प्लस में 3 करेंगे तो 15 आंसर आएगा। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 15। इससे अगला प्रश्न है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग। 3 के प्रथम 5 गुणज यानी 3 के पहाड़े वाली 5 संख्याओं का योगफल निकालना। तो 3 के पहाड़े में पहली संख्या होती है 3, दूसरी 6, तीसरी 9, चौथी 12 और लास्ट वाली 15। इन सब का योगफल निकालना है। तो टोटल ये 5 संख्या है, तो n का मान होगा 5, सूत्र वही लग जाएगा n बटे 2 a प्लस a। यहाँ n की जगह हो जाएगा 5 बटे 2 a की जगह इसमें 3 रहेगा, प्लस n a की जगह 3 प्लस n लास्ट वाला पद 15 है।
ये 5/2 गुणा 3 + 15 18 हो जाते हैं। 2 का भाग 18 में 9 बार और 9 पंजा 45 आंसर हो जाएगा। इसमें हमारा से ऑप्शन आएगा। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में आकृति में ए बी समांतर डीसी है तो एपी का मान बताना। तो इस प्रश्न में चित्र दिया हुआ है। चित्र में दे रखा है ए बी और डीसी, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर। यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो समांतर रेखाओं के बीच में एकांतर कोण बनते हैं जिनमें जेड आता है। इस प्रकार ये एकांतर कोण, यानी ये वाला कोण है जो कोण ए, इस त्रिभुज का त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज लेते हैं हम ए पी, त्रिभुज ए पी बी, इसमें कोण ए है जो ऊपर वाला त्रिभुज है सी पी डी, इसमें कोण सी के बराबर होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। इसी प्रकार कोण बी लें, यहाँ से कोण बी और ये वाला कोण इधर से डी के बराबर, यानी दो कोण समान हैं तो दोनों त्रिभुज है त्रिभुज ए पी बी और सी पी डी समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज सी पी डी, और यदि ये समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। जैसे इस त्रिभुज की पहली भुजा ए पी का अनुपात इस त्रिभुज की पहली भुजा सी पी का अनुपात, इन दोनों का अनुपात। इसकी दूसरी भुजा ले लेते हैं ए से बी, ए बी पहला और तीसरा पॉइंट लिया है, ए बी इसका पहला और तीसरा पॉइंट सी डी, दोनों के अनुपात बराबर होते हैं। तो यहाँ से ए पी का मान ज्ञात करना है। सी पी, सी से पी ये 7.5 है, बराबर ए बी से बी ये 4 है, बटे सी से डी ये 6 सेंटीमीटर। वज्र गुणा करेंगे, 6 का गुणा ए पी से होगा 6 ए पी बराबर 7.5 का गुणा 4 से कर देंगे 30 बन जाएगा। तो ए पी बराबर आ जाएगा 30/6, 30 में 6 का भाग 5 बार जाता है तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 5, इससे ऑप्शन आएगा इसमें। आठवां प्रश्न है। आठवें प्रश्न में दिया गया बिंदु P, इसके निर्देशन 5 और -4 है। P एक्स अक्ष से दूरी, तो P बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 5 और -4। तो जो भी निर्देशांक होते हैं उनमें पहला मान x का होता है, दूसरा y का। तो यहाँ पर x का मान 5 है, y का मान -4 है। P एक्स अक्ष से दूरी, यदि किसी भी बिंदु की x अक्ष से दूरी बतानी हो तो y का मान उत्तर में आता है। y अक्ष पूछ ले तो x का मान उत्तर होगा, x अक्ष पूछ ले तो y का मान उत्तर होगा। तो y का मान यहाँ पर -4 है, लेकिन दूरी पूछी है, दूरी हमेशा प्लस में होती है, पॉजिटिव होती है, इसलिए हमारा उत्तर इसमें y का मान -4 है, -4 आ रहा है तो हमारा आंसर रहेगा प्लस का 4, क्योंकि दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला प्रश्न है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर, इसका मान कोसेक 45 होता है √2, इसके ऊपर 2 घात हैं, माइनस कोट 45 का मान 1 होता है, इसके ऊपर 2 रूट से स्क्वायर हट जाएगा, 2 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1, इसमें आंसर आएगा बे ऑप्शन 1 उत्तर आएगा। 10वां, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंची मीनार है, एग्जाम्पल के लिए मान लिया एक मीनार है, ये 10 मीटर ऊंची है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से, इसका शिखर ये होगा, यहाँ से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री। तो पृथ्वी पर हमने एक बिंदु यहाँ मान लिया जिसका अवनमन कोण है जो 30 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट हो गया। अवनमन कोण ऊपर की ओर बनता है, ये कोण है 30 डिग्री, तो ये त्रिभुज बन जाएगा, मान लिया ए बी सी। प्रश्न में पूछा गया बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, मीनार का आधार ये होगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो ये वाली भुजा आधार होती है, इसको हम x मान लेते हैं, आधार मान लिया x मीटर। तो यहाँ पर लंब भुजा हो गई 10 मीटर की, आधार भुजा x होगी, लंब और आधार की बात चल रही है, tan थीटा का सूत्र लगाया जाता है, लाल बटे कक्का से tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार या tan थीटा, थीटा का मान इसमें, यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री का दिया हुआ है तो उन्नयन कोण भी 30 डिग्री का होता है।
अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है। तो कोण इसमें 30 डिग्री का आ जाएगा। बराबर में लंब है, लंब 10 है, बटे में आधा एक्स मान रखा है। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में 10/x। तो यहाँ से वज्र गुणा करेंगे, 1 का गुणा x से होगा, x हो जाएगा, और 10 का गुणा √3 से किया 10√3 मीटर। तो हमारा आंसर आएगा 10√3 मीटर। 11वां प्रश्न है। 11वें प्रश्न में एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। तो कोई भी वृत्त हो, मान लीजिए वृत्त है, तो इस वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है। एक यहाँ से खींचेंगे, इस प्रकार यहाँ से बहुत सारी वृत्त की स्पर्शरेखाएं हम खींच सकते हैं, क्योंकि वृत्त के ऊपर अनेक पॉइंट होते हैं और प्रत्येक बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्शरेखाएं हो सकती है। इससे अगला है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी। तो कोई बाह्य बिंदु है, वहां से स्पर्श रेखा की लंबाई, मान लिया ए बाह्य बिंदु, यहाँ पर दिया हुआ ए बाह्य बिंदु, यहाँ से एक स्पर्श रेखा है बी तक, इसकी लंबाई 12 सेमी। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी, तो परिधि से लेकर केंद्र तक की दूरी त्रिज्या ये 5 सेमी। तो केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी, तो केंद्र, वृत्त का केंद्र O है, O से लेकर बाह्य बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसको किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले देखते हैं हम वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री का होता है। तो बी पर कोण 90 डिग्री का बन गया। त्रिभुज ABO समकोण त्रिभुज होगा, जिस त्रिभुज में कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण त्रिभुज होता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो बाह्य बिंदु की जो केंद्र से दूरी है, ये वाली भुजा कर्ण भुजा, कर्ण भुजा में ज्ञात करें। तो समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण भुजा ज्ञात करने का सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब 5 सेमी का मान सकते हो, 5 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार स्पर्श रेखा की लंबाई मान ली 12 सेमी, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169 बन जाएगा। स्क्वायर को हटाया, रूट बन गया, और अंडर रूट 169 का मान होता है 13 सेमी। तो बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी 13 सेमी, यानी C ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या R है। तो वृत्त का चतुर्थांश वृत्त का चौथा भाग होता है, वाला वृत्त का चौथा भाग यानी चतुर्थांश है। तो इसका परिमाप होता है चारों ओर की दूरी। तो चतुर्थांश में एक तो वृत्त की परिधि आ रही है, चौथे भाग की परिधि, जिसको चाप की लंबाई बोलते हैं, और एक इसमें त्रिज्या आ रही है, एक इसमें ये त्रिज्या, यानी दो त्रिज्याएं आ रही है। तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि के बराबर होता है। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर प्लस दो त्रिज्याएं हैं इसमें, एक त्रिज्या ये है, एक त्रिज्या 2r, और परिधि वृत्त की होगी 2 पाई आर। ये वृत्त का चौथा भाग है, चौथे भाग के लिए इसमें 4 का भाग देंगे। तो यहाँ से 2 का भाग चला जाएगा 4 में 2 बार, ये बन जाएगा पाई आर बटे 2 प्लस 2r, पाई आर बटे 2 प्लस 2r, बटे वाली संख्या नीचे एक लगा के ले से करेंगे, 2 और 1 का ले से 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा पाई आर से करेंगे, पाई आर बन जाएगा, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 2r से 4r। तो हमारा आंसर बनेगा पाई आर प्लस 4r इनके बटे में 2, पाई आर प्लस 4r बटे 2। अगला प्रश्न है, भुजा 7 सेमी वाला एक घनाभाकार ब्लॉक है। तो ये घनाकार ब्लॉक है, भुजा 7 सेमी वाला घनाकार ब्लॉक है, के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो घन के ऊपर एक आधा गोला रखा हुआ है, और अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। मान लो एक घन हो गया, छोटा सा चित्र बना रहे हैं इसमें, घन की भुजा की लंबाई 7 सेमी है। तो इसके ऊपर एक आधा गोला रखेंगे, इस प्रकार आधा गोला आ जाएगा। तो अर्धगोले की का अधिकतम व्यास, तो इस घन की भुजा 7 सेमी है, इसका व्यास भी 7 सेमी होगा।
जितनी घन की भुजा होती है अर्धगोले का व्यास अधिकतम व्यास उतना ही हो सकता है। तो इसमें 7 सेमी उत्तर। 15वां प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है एक बेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई 7 सेमी और 30 सेमी। तो बेलन की त्रिज्या आर होती है, 7 सेमी, ऊंचाई 30 सेमी। तो इसका आयतन निकालना। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। आर आर का मान यहाँ से 7 है, इंटू 7 2 बार 2 घात है। एच का मान इसमें दिया हुआ 30 गुणा में 30। तो 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। 22 गुणा 7 154 बन गए, और 154 का गुणा 30 से करेंगे, 4 12 यहाँ से ले 40 और 46, ये बनेगा 4620, यानी द ऑप्शन आएगा। अगले प्रश्न में बहुलक बताना है। तो बहुलक में बारंबारता देखी जाती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता 8 है, ये है 7 की बारंबारता सबसे ज्यादा है। आंकड़ों में से जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो 7 की बारंबारता 8 है, यानी सबसे ज्यादा बारंबारता है 7 की। तो हमारा आंसर इसमें 7 आएगा, से ऑप्शन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है जो माध्यक भी होता है, माध्यक भी होता है और बहुलक, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी उपरोक्त सभी आएगा इसमें। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है? निश्चित यानी जो निश्चित रूप से होने वाली घटना हो उसकी प्रायिकता 1 होती है, इसमें एक आंसर आएगा। यदि अनिश्चित होती तो उसमें 0 आ जाता है, इसमें हमारा से ऑप्शन आएगा। दूसरे का फर्स्ट है खालिस्तान है, खालिस्तान हम बनाए। तो द्विघात समीकरण जो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल है। तो इस बहुपद के जो मूल दिए गए हैं, समीकरण के मूल दोनों भिन्न हैं, यानी अलग अलग हैं और वास्तविक हैं। और समीकरण के जो मूल होते हैं ये भिन्न और वास्तविक कब होते हैं? जब d इज ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा हो, तो समीकरण के मूल अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं और वास्तविक होते हैं। तो d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी का मान, ए का मान होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1, बी का मान एक्स का गुणांक -4, सी का मान अचर राशि के। तो डी का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सूत्र लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बी का मान -4, -4 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, -4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 गुणा ए का मान 1 है, गुणा सी का मान के है, इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 16 को हटाएंगे, -4 के इज ग्रेटर देन 16 प्लस का है, जरा के माइनस का हो गया। तो दोनों तरफ माइनस आ गई, माइनस इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया। जब ए समीका बन गई, इसको ए समीका बोलते हैं, जिसमें ग्रेटर देन या लेस देन का निशान आ जाए। जब माइनस से माइनस काटा जाता है ए समीका में से, तो ये जो ग्रेटर देन है लेस देन बन जाता है, और लेस देन ग्रेटर देन, यानी ये वाला निशान बदल जाता है। ये बन गया 4 के ग्रेटर देन था, ये हो गया लेस देन 16। और यहाँ से 4 को हटाएंगे, गुणा में बटे में जाएगा, तो के इज लेस देन 16/4, और 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है, के इज लेस देन 4 आएगा इसमें आंसर। के का मान लेस देन यानी छोटा होना चाहिए इससे, 4 से। जब के का मान 4 से छोटा होगा तो मूल भिन्न और वास्तविक होगा। अगला प्रश्न है 3 1 -1 -3 का प्रथम पद, प्रथम पद शुरू नंबर पर आ रहा है 3, सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद घटाव कर देंगे, 1 -3, 1 में से 3 गए -2, 9 sec स्क्वायर थीटा -9 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 9 कॉमन ले लेते हैं, दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा कोष्टक के अंदर sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो सेकंड नंबर की जो सर्व समीका होती है वहां से sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा का मान है जो 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह 1 हो जाएगा, 9 गुणा 1, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 9। अगला प्रश्न है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में एक अनुपात में विभाजित करती है तो ये तीसरी रेखा के समांतर होती है, जिसको प्रमेय 6.2 बोला जाता है। छठी प्रश्नावली की दूसरी प्रमेय है, तो इसमें समांतर आएगा। पांचवा है, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, यदि बिंदु वृत्त के ऊपर स्थित है तो वहां से एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। छठा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता। तो एक पासे पर तीन सम संख्या होती हैं, 2, 4 और 6। तीन संख्या है तो घटना के पक्ष में तीन परिणाम हो जाएंगे, 3/6 बनेगा, काट कर 1/2 हो जाएगा। इसमें आंसर आएगा 1/2। तो तीसरे का फर्स्ट प्रश्न है 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, यानी दो संख्याएं, एक 6 है और दूसरी संख्या 20 है। दोनों का एचसीएफ और एलसीएम हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, तो दोनों के गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का भाग दिया जाएगा 3 में 1 बार, और इसी प्रकार 20 के भी गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे, 20 में जाता है 2 का भाग 10 बार, और 5 का भाग 1 बार। तो 6 और 20 दोनों के गुणनखंड कर लिए, दोनों को लिख लेंगे। पहले 6 को लिखेंगे, बराबर में इसके टुकड़े लिख लेंगे जो भी आए हैं, 2 और 3, 2 गुणा 3, और दूसरी संख्या 20 है, 20 के भी टुकड़ा लिख लेते हैं, 2, 2 और 5, 2 गुणा 5। अब इनका एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए जोड़े बनाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों में होना चाहिए। 2 का जोड़ा बना, 2 हो गया, और किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा 2। एचसीएफ होगा इन संख्याओं का 2, और इन्हीं संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए पहले वो संख्या लिखेंगे जिसका जोड़ा बन रहा है। 2 का जोड़ा बन रहा है, पहले 2 को लिखा, गुणा में जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है एलसीएम में वो सब संख्याएं आएंगी। तो 2, 5 और 3 ये और बचे हैं, 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 5। इन सब का गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, और 12 का गुणा 5 से करेंगे, 12 पंजे 60। इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 60, यानी इन संख्याओं का एचसीएफ 2 है और एलसीएम 60 है। सेकंड प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या लिखिए जो 306 तथा 657 से पूर्णतः विभाजित, यानी वो लिखनी है संख्या जो छोटी होनी चाहिए, सबसे छोटी होनी चाहिए, और जिसमें 306 और 657 दोनों का भाग जाना चाहिए, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। तो जब सबसे छोटी संख्या निकालनी है, सबसे छोटी संख्या के लिए संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, यानी 306 और 657 का एलसीएम निकालेंगे। 306 और 657 दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, गुणनखंड विधि से करते हैं। 2 का भाग जाएगा, लास्ट में इकाई अंक 6 आ रहा है, तो ये चला जाएगा 153 बार। 153 में 3 का भाग जाता है, 3 पंजा 15, 3 एकम 3, फिर 3 का जाएगा 17 बार, 17 की 51, और फिर 17 का 1 बार। इन संख्याओं को देखेंगे तो इनमें 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 में 27, फिर से 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 7 21, 3 तिया 9, 73, 73 अभाज्य संख्या है, इसमें 73 का भी भाग जाएगा 1 बार। तो पहले 306 के गुणनखंड लिख लो, 306, 2 3 3 17, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, और फिर 657 के लिखेंगे, तो 657 हो जाएंगे 3 3 और 73, 3 गुणा 73। तो एलसीएम निकालना है इनका, एलसीएम के लिए जोड़े बनाएंगे। सबसे पहले 3 का जोड़ा बन गया, 3 लिख लिया, गुणा में 1 और 3 का बन रहा है, नीचे भी है 3, ऊपर भी, तो 3 का बन गया, गुणा, अब बचा हुआ 2 17 और 73, 2 गुणा 17 गुणा 73, इन सब का गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, और 9 गुणा 2 9 दूनी 18, और 18 का गुणा 17 से करेंगे, 18 इंटू 17,
और जो आएगा उसका गुणा 73 से करना है। तो पहले 18 गुणा 17 कर लेते हैं। 17 गुणा 8 करेंगे, 17 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, हासिल 13, 17 कम 17, 17 और 13 होते हैं 30, गुणा 73 से करेंगे तो 306 गुणा 73 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 22,338। तो इस प्रश्न का आंसर आएगा हमारा 22,338। अगला प्रश्न है, बहुपद दिया गया है px का मान या शून्य का योग और गुणनफल। तो शून्यकों का योग, शून्य हम मानते हैं एल्फा और बीटा, माना शून्यक एल्फा व बीटा है, एल्फा व बीटा है। एल्फा और बीटा शून्य का मान लेने हैं और उसके बाद ए बी सी का मान निकालने हैं। तो ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, बी का मान एक्स का गुणांक -4 है और सी का मान अचर राशि 1। शून्यकों का योग यानी शून्य का एल्फा और बीटा है, इनका योग यानी इनका जोड़ निकालना, इनको जोड़ देंगे एल्फा प्लस बीटा। इसका सूत्र होता है -b/a। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b, बी का मान -4/a, ए का मान 4। तो एल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 4 का भाग 4 में एक बार, और एल्फा इंटू बीटा जिसका सूत्र होता है c/a, c का मान 1 है और a का मान 4, तो ये बन जाएगा 1/4। ये आंसर होगा। चौथा प्रश्न है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है। बहुपद दिया गया है, समीकरण 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22 रेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। तो युग्म बताने इसमें कि जो समीकरण, दो समीकरण दिए हुए हैं इनके युग्म संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत का हमें पहले पता होना चाहिए कि समीकरण के युग्म कब संगत होते हैं और कब असंगत। तो इसका मान हमें पता लगता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यदि a1/a2 और b1/b2 के मान बराबर नहीं है तभी समीकरण के युग्म संगत होते हैं। और दूसरी स्टेप आती है, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के और बराबर हो c1/c2 तब भी समीकरण के युग्म संगत होते हैं। दो स्टेप हैं जिनमें समीकरण के युग्म संगत होते हैं। यदि a1/a2 b1/b2 बराबर हो और c1/c2 बराबर नहीं है तब समीकरण के युग्म असंगत होते हैं, तब रेखाएं समांतर हो जाती है एक दूसरे के। तो यहाँ पर हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के मान निकालें। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 5x - 3y = 11। यहाँ पर हम लिखेंगे 5x - 3y बराबर में 11 है, पक्षांतरण करके लिखेंगे -11 = 0। तो जो पहला समीकरण होता है उससे मान निकलते हैं a1, b1 और c1। a1 का मान 5 है, b1 का मान -3 और c1 का मान -11। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर में -22 है, -22 को इधर लिया प्लस का हो गया बराबर 0। तो दूसरे समीकरण से जो मान निकलते हैं वो a2, b2 और c2 के मान होते हैं। यानी a2 का मान -10 है, b2 का मान 6 और c2 का मान 22 है। तो सूत्र लगाएंगे हम a1/a2। पहले देखते हैं a1/a2। a1 का मान 5 है और a2 का मान -10 है, तो 5/-10 काटेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस। b1/b2 ज्ञात करेंगे, b1/b2। तो b1 का मान -3, b2 का मान 6, -3/6। तो ये भी कट जाएगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा। तीसरा मान निकालेंगे c1/c2। तो c1 का मान -11 और c2 का मान 22, -11/22। तो ये भी कट जाएगा,
और आ जाएगा -1/2। तो तीनों मान -1/2 आए। इसका मतलब ये हुआ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों मान बराबर है। तो समीकरण के युग्म क्या है? संगत देंगे। समीकरण के युग्म संगत है। पांचवा प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 के 12 पदों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम पद ए का मान होता है, शुरू नंबर पर आता है जो 2 है। एक डी का मान निकालना होता है, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाव कर देंगे। तो 5 में से 2 घटाव किया, 3 आ गया। और एक होता है एन का मान, जितने पद होते हैं पदों की संख्या को एन से लिखा जाता है। एन का मान इसमें 12 है। योगफल निकालना है, योगफल होता है एस एन, और एस एन का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इनके गुणा में होता है डी। तो एस एन का मान दिया हुआ है 12, एस 12 यानी 12 पदों का योगफल निकाल दें। एन की जगह 12/2 इंटू 2 गुणा ए का मान 2 है, प्लस एन का मान 12 है, 12 -1 गुणा में डी है, डी का मान हमने 12 में 2 का भाग चला जाएगा 6 बार। इसको हल करेंगे, 2 गुणा 2 किया, ये 4 बन गए, प्लस 12 में से 1 घटाव किया, 11 गुणा 3। अब इनको हल कर लेते हैं। पहले कोष्टक के अंदर वाली संख्या हल करेंगे। तो 6 है, एस 12 इज इक्वल टू 6 गुणा 4 प्लस 11 गुणा 3 33, 33 में 4 ऐड करेंगे, 33 और 4 37। इनका गुणा कर लेते हैं, 6 7 42 हासिल 4 6 18, 18 और 4 22। तो 12 पदों का योगफल आएगा इसमें 222। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इससे अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष दिए गए, यानी एक वर्ग है, वर्ग जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं, उसके आमने सामने के शीर्ष, मान लो एक शीर्ष दिया गया है -5 और -4, और इसके सामने वाला शीर्ष है 3 और 2। तो विकर्ण की लंबाई वर्ग की आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर विकर्ण बनता है। तो विकर्ण की लंबाई, इसके आगे हम ए डाल देते हैं, इसके आगे बी। तो ए और बी के बीच की दूरी निकालनी, यानी ए बी इसका विकर्ण होगा। तो ए और बी के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, दोनों मान लिख लो। ए के मान -5 -4 और बी के मान है इसमें 3 और 2। तो यहाँ से मान निकालेंगे, पहला मान x1 का और y1 के होते हैं, दूसरा x2 और y2। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। ए बी बराबर सूत्र होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर √ पहले x2 का मान 3 है, माइनस x1 का मान -5 है, इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान -4 है, इनका होल स्क्वायर। अब इनको हल करते हैं। ए बी बराबर √3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, फिर से माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4 का होल स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे, √3 प्लस 5 8 होते हैं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 प्लस 4 6 होते हैं, और 6 का वर्ग 36। तो ये बन गया √100, 36 प्लस 64 को जोड़ा 100, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो दोनों के विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 10 मात्रक। अगला प्रश्न है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का √ है का मान यदि थीटा 60 डिग्री पर ज्ञात करना है, यानी थीटा का मान 60 डिग्री है और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो दो तरह से ये सवाल हो सकता है।
पहला तरीका है थीटा की जगह 60 डिग्री कर दें हम, और तो बन जाएगा कोस स्क्वायर 60 डिग्री। मान लिखेंगे, पहले 1 चल रहा है, बीच में माइनस का निशान है, तो ले से लेकर हल करना होगा। सेकंड तरीका है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है, जो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। पहले नंबर की सर्व समीकरण से 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा, और थीटा का मान 60 डिग्री यहाँ पर, तो थीटा की जगह 60 लिख दिए। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसमें हमारा आंसर होगा √3/2। इससे अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 12 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी। वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी पूछी गई। तो स्पर्शरेखा की लंबाई दी गई है, स्पर्शरेखा की लंबाई को हम वृत्त की वो त्रिभुज की भुजा मान सकते हैं इसको। जो स्पर्शरेखा की लंबाई होती है वो समकोण त्रिभुज की भुजा आधार होती है, इसको आधार मान लेंगे। और वृत्त की त्रिज्या होती है समकोण त्रिभुज की भुजा लंब, और केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी होती है कर्ण। कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, सूत्र लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 5 सेमी का है, 5 का स्क्वायर प्लस आधार इसमें 12 सेमी का है, तो 12 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो कर्ण इज इक्वल टू दोनों का जोड़ किया 169 बन गया, स्क्वायर को हटाया रूट बन गया, और रूट 169 का मान होता है 13। तो केंद्र की बाह्य बिंदु से दूरी होगी 13 सेमी। 9वां प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। तो वृत्त का चाप केंद्र पर जो कोण बना रहा है, कोण को लिखा जाता है थीटा से। वृत्त का चाप केंद्र पर 50 डिग्री का कोण बनाता है यदि चाप की लंबाई, प्रश्न में दिया हुआ है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यदि 5 पाई हो, 5 पाई हो, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इसमें चाप की लंबाई दी गई है 5 पाई, हम चाप की लंबाई को हटा देंगे और चाप की लंबाई का हम सूत्र लगा देते हैं। चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 180 गुणा में आता है पाई, और इसके बराबर में दिया गया है 5 पाई। तो यहाँ से त्रिज्या ज्ञात करनी है, आर का मान ज्ञात करना है। तो पहले हम थीटा का मान लिख लेते हैं। ऊपर है थीटा, थीटा का मान 50 हो गया, 50 के बटे में 180 है गुणा में पाई आर, और बराबर में है 5 पाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई का मान नहीं लिखना हमको, क्योंकि पाई दोनों तरफ आ रही है, पक्षांतरण करने पर कट जाएगी। तो यहाँ 0 से 0 कट गई है। आर का मान निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा इसमें 5 पाई तो पहले से है, अब 5 पाई इसमें आर के गुणा में, एक तो पाई आ रहा है और 5, ये दोनों गुणा में है, और इनके बटे में 18। तो बटे वाली संख्या गुणा में चली जाएगी, और जो गुणा में ऊपर आ रही है वो नीचे बटे में आ जाएंगे। तो 5 और पाई ऊपर है, ये बटे में आ गई 5 और पाई, और 18 नीचे है, एक गुणा में चला जाएगा ऊपर। यहाँ से 5 पाई से 5 पाई कट जाएगा, तो आर का मान हो जाएगा 18 सेमी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 10वें प्रश्न में 7 सेमी त्रिज्या है, त्रिज्या आर का मान होता है, आर का मान दिया हुआ है 7 सेमी, और वृत्त में जो कोण है ये 120 डिग्री का। तो कोण जो यहाँ पर बन रहा है 120 डिग्री का, तो इसके संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो दीर्घ यानी बड़ा वाला त्रिज्यखंड, ये वाला लघु त्रिज्यखंड होता है ऊपर वाला, और यहाँ से लेकर जो नीचे का भाग, इधर का भाग आ रहा है पूरा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है, यानी बड़ा त्रिज्यखंड। तो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले बड़े त्रिज्यखंड का कोण निकालना होगा। तो टोटल वृत्त के केंद्र का जो कोण होता है 360 का होता है, 120 का ऊपर रह गया, तो 360 में से 120 कम कर देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड
का कोण। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के कोण को हम थीटा से लिख लेंगे। थीटा का मान हो जाएगा इसमें 120 डिग्री का कोण तो दिया हुआ है, तो 360 में से 120 कम कर देंगे तो कोण आ जाएगा 240 डिग्री। अब निकालेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होगा, सूत्र वही थीटा बटे 360 गुणा में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 240 आया है, 240 बटे 360 इंटू पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान दिया हुआ है 7। 8 के ऊपर स्क्वायर है तो 7 को 2 बार लिख लेंगे, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कट जाएगी, 12 से काट लेंगे दोनों को, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। ऊपर आ गए 2 इंटू 22 इंटू 7, तो 22 इंटू 7 154, 154 का गुणा 2 से करेंगे तो 308 और नीचे बचा हुआ है 3, 308 बटे 3 सेमी स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न में 11वें पूछा गया है कि माध्यक और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है उनका योग ज्ञात करना। तो पहले हम माध्यक वर्ग की निम्न सीमा ज्ञात करेंगे। तो माध्यक के लिए सबसे पहले सी एफ के मान निकालने होते हैं। सी एफ के मान कैसे निकालेंगे, एफ के मान से सी एफ के मान निकलते हैं। पहली जो बारंबार तो होती है वही सी एफ का मान होता है। उसके बाद त्रिज्या जोड़ते हैं, 10 में 15 जोड़ेंगे 25, 25 में 12 जोड़ेंगे 27, 27 में 20 जोड़ेंगे तो सॉरी 37 होंगे, 37 में 20 जोड़े 57 और 57 में 9 जोड़ेंगे तो 66। तो यहाँ पर जो ये लास्ट में मान आता है ये एन का मान है, एन का मान हो गया 66, हमें निकालना है एन बटे 2 का मान। एन बटे 2 का मान हो जाएगा 66 बटे 2 यानी 33। तो इसमें से अब जो संचयी बारंबारता दी हुई है इसमें से 33 से बड़ा मान देखना है, तो 33 से ठीक बड़ा मान है 37। तो यहाँ 37 के सामने जो वर्ग दिया हुआ है उसके पहले नंबर का जो छोटा मान होता है ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है। तो यहाँ लिख देंगे माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गई हमारी 10। इसी प्रकार माध्यक और पूछा है बहुलक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा निकालनी है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन सी होगी, पहले बहुलक वर्ग निकालेंगे। बहुलक वर्ग कौन सा होता है, जो बारंबारताओं में सबसे बड़ा मान 20 है, ये बहुलक वर्ग हो गया। तो यहाँ से 20 के सामने जो वर्ग में छोटा वाला मान है ये निम्न सीमा होगी 15। अब सवाल में पूछा गया कि माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का योग निकालना है इनका, तो योग कर लेते हैं। इनका योग हो जाएगा 10 प्लस 15 25, तो हमारा आंसर आएगा इसमें 25। 12वां प्रश्न है, इसमें दिया गया बंटन 6, 11, 21, 23, 14 और 5 का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात किस प्रकार करेंगे, पहले माध्य का सूत्र याद होना चाहिए। माध्य का सूत्र होता है जब आंकड़े दिए गए हों, माध्य बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग और इसके बटे में आता है राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। तो माध्य को 100 बार से लिखेंगे। राशियां जो दी गई, जो आंकड़े दिए हैं सबका योगफल करना है। 6, 11, 21, 23, 14 और 5। 6 प्लस 11 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 5 और राशियों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो राशियों की संख्या हुई 6। तो माध्य बराबर
सबको जोड़ लेंगे। 6 और 11 17 और 21 38 और 23 61, 14 75 और 5 75 और 5 हो गए 80। और इसमें 6 का भाग देना। तो 6 का भाग 8 में एक बार जाएगा, 6 कम 6 2 बचे 20 हो गए, 6 3 18 पॉइंट लगाया, 2 बचे 20 बन गए, फिर 6 3 18। तो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 13.33।